हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग गुड्डा। गुड मॉर्निंग बच्चा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये डमरू क्यों हिल रहा है? अरे भाई ऑन हो जा। डमरू ही हिलता रहेगा क्या? हो गया अरे हो गया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, चल रहा पानी का ट्र साउंड। अब देखो वॉइस प्रॉपर है। पहले एक बार थम्स अप करके बताओ साउंड और वीडियो दोनों प्रॉपर हैं या नहीं है। वॉइस क्या कह रहे हैं बच्चे? वॉइस में कुछ गड़बड़ी आ रही है। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। साउंड बताओ, थम्स अप करके बताओ सब बढ़िया है। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है भैया जी। वॉइस क्लियर के लिए बच्चे बोल रहे हैं बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? अच्छा, अरे एक बार देखना भैया साउंड कैसा है। ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, वो पंखा पंखे का साउंड आ रहा होगा, मैं बंद कर देती हूँ। ओके, वॉइस वॉइस ओके ओके। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, एक बार देखो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अलग सी आवाज़ आ रही थी। अच्छा अब ठीक है, बहुत बढ़िया। जीते रहो बेटा, जीते रहो गुड्डा। क्लियर है वॉइस। चलो चलो तो फिर शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। हम जिस पे चल रहे थे वो थे राष्ट्रपति भैया जी और उपराष्ट्रपति भैया जी, यानी प्रेसिडेंट भैया और साथ में थे वाइस प्रेसिडेंट भैया। आर्टिकल 52 से समझते हुए आ रहे हैं। पहले राष्ट्रपति जी समझे 52 से लेके 62 तक, फिर 63 से हमने उपराष्ट्रपति भैया समझे। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि वही इंसान जो कि कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है वही होता है कौन? राज्यसभा का चेयरपर्सन। ये बिल्कुल मैंने समझाई दिया था कि ब्याह तो तुम करने गए थे बहू लाने के लिए या पत्नी लाने के लिए या पति लाने के लिए, लेकिन साथ में और भी रिश्तेदार मुफ्त में मिले। जीजा जी, फूफा जी, मामा जी, फूफा जो भी बने तुम, ठीक है ना। अच्छा, 65 क्या समझाया था कि राष्ट्रपति की जगह अगर खाली है तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, एज अ ऑफिशिएटिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति। सैलरी भी वही मिलेगी, वेतन भी वही मिलेगा, भत्ते भी वही मिलेंगे, आनंद भी वही मिलेगा। लेकिन ये जो मजा है, ये मलाई है, ठीक है, ये मलाई केवल और केवल 6 महीने तक काटी जा सकती है, उसके बाद नहीं। और जिस समय ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, इन्हें इनकी पोजीशन से अगर हटाना है तो फिर भैया वही तरीका अपनाना होगा जो राष्ट्रपति जी को अपनाने में होता है। फिर बात थी 66 समझाने की। 66 में मैंने आपको बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका चुनाव कैसे होगा। इनके चुनाव में सब आते हैं बारात में, इनकी बारात में सब आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो क्या हो, नॉमिनेटेड के अलावा इलेक्टेड हो। लेकिन कौन नहीं आते? राज्यों से कोई लेना देना नहीं है इनका, तो राज्यों की विधानसभा का कोई सदस्य इनकी बारात में, इनके आर्टिकल 66 इनके चुनाव में भाग नहीं लेगा। ना ही कोई विधान परिषद का सदस्य भाग लेगा, नहीं दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर जैसी किसी यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र का कोई व्यक्ति, कोई सांसद भाग लेगा। यहां तक क्लियर हो गया था। आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 कहता है भैया चुनाव बता दिया तुमने, चुनाव का तरीका भी वही रहेगा। ये बताओ कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा, टेन्योर कितना रहेगा। तो बोले भैया 5 साल का कार्यकाल रहेगा। कितने साल का कार्यकाल रहेगा बेटा जी? 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। किसका? उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए रहते हैं। अच्छा, इन्हें पहले देने का मन करे कि ना जी मैं तो रिजाइन दे रहा हूं, इनका मन कर जाए कि मुझे रिजाइन देना है, इनका मन कर जाए, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट जो थे वो दे गए, वो अपना इस्तीफा दे गए थे। तो अगर इनका समय से पहले इस्तीफा देने का मन करे तो किसको देंगे? तो देते राष्ट्रपति जी को हैं। तो किसको देते हैं?
राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो कमाल की बात है, ये बिल्कुल वही है जो कौन सा सलमान खान की मूवी का एक डायलॉग था ना, तुम डेविल के पीछे डेविल तुम्हारे पीछे, सो मच फन। तो वही वाली बात है भैया। देखो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति साहब बताते हैं फिर लोकसभा के स्पीकर को कि ऐसे ऐसे राष्ट्रपति भैया जी ने रिजाइन दे दिया है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति जी को। ठीक है ना? तो दोनों एक दूसरे को अपना रिजाइन देते हैं। अब मुझे कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो बताओ। जब जाकिर हुसैन साहब की हो गई मृत्यु, उस समय वीवी गिरी थे वाइस प्रेसिडेंट। तो ऐसे में वीवी गिरी ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। अब सिचुएशन ये आई कि उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, और जो खुद तो थे ही वो वाइस प्रेसिडेंट, उसके पद से भी इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना था। किसका? राष्ट्रपति का। तो ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया होगा? सोच के बताना, ठीक है? सोच के बताना कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया होगा। देखो, 2 मिनट के लिए दिमाग में आएगा, तो इसीलिए समझ लो कि देखो, जाकिर हुसैन साहब की हो गई थी डेथ। ये थे उस समय कौन बेटा? प्रेसिडेंट। ये थे उस समय कौन? ये थे प्रेसिडेंट। ठीक। अच्छा, वीवी गिरी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। इनका भगवान ने अपने पास बुलाने का जुगाड़ कर लिया, ये चले गए। तो फिर ऐसे में इनकी जगह काम किसने किया? वीवी गिरी ने, एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति, ऑफिशिएटिंग वाइस प्रेसिडेंट, एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी ऑफिशिएटिंग वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट किसने काम किया? वीवी गिरी। लेकिन जब वीवी गिरी ने भी रिजाइन दिया तो किसको दिया होगा? तो याद रखना, इन्होंने जब रिजाइन दिया तो ये तो राष्ट्रपति को देते, लेकिन उस समय राष्ट्रपति तो खाली ही थे। ये तो खुद कार्यवाहक ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने उस समय देखो, बहुत ध्यान से समझना, राज्यसभा का सभापति अगर नहीं होता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राज्यसभा का चेयरपर्सन भी है। अब अगर किसी भी वजह से राज्यसभा का चेयरपर्सन नहीं है, तो एक बात बताओ, ये एक क्लास है राज्यसभा, इसका मॉनिटर नहीं आया आज, या इसका क्लास टीचर नहीं आया आज, तो किसी न किसी क्लास के किसी न किसी टीचर को उस दिन के लिए क्लास टीचर बना के भेजा जाता था कि नहीं भेजा जाता था? कि तुम्हें ऐसे आवारा छोड़ दिया जाता था कि नहीं नहीं, आज तो इनकी माँ या इनके पिता स्वरूप टीचर नहीं आए, आज तो ये बालक अनाथ डोलेंगे। ऐसा तो नहीं होता था ना। तो ऐसे में जो उप सभापति होता है, ऐसे में जो उप सभापति होता है, जिसे आप बोलते हो वाइस डिप्यूटी चेयरपर्सन, क्या बोलते हो? डिप्यूटी चेयरपर्सन जो बोलते हो, वो काम करता है सभापति के तौर पे। और जब वो काम करता है सभापति के तौर पे, तो इनडायरेक्टली वो क्या है? इनडायरेक्टली वो उस समय देश के उपराष्ट्रपति वाले सारे कर्तव्यों को पालन करेगा। तो वीवी गिरी साहब ने अपना रिजाइन कहाँ भेजा होगा? राज्यसभा में उस समय उप सभापति को भेजा था। ये मेरी बात समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से? ठीक है साहब, इतना समझ पाए? बस यही समझाना था, यही महत्वपूर्ण बात थी कि दिल में तुम्हारे एकदम कीड़ा सा उठेगा तो वो परेशान करेगा तुम्हें, तो यहीं समाप्त कर दूं। आर्टिकल 68 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति की भी जगह खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा दो। आर्टिकल 68। 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाता है? तो कहते हैं इन्हें शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट खुद करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। या तो प्रेसिडेंट खुद करते हैं, या फिर किसी और को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। तो फिर से रिवाइज करो, कुछ नहीं है, आर्टिकल का ही मामला है। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ही विल बी वर्किंग एज द चेयरपर्सन by default chairperson of Rajya Sabha. 65 if
देयर वॉन्ट बी द प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति साहब नहीं है तो सारे कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति करेगा, और मलाई भी सारी वही लेंगे। 66 उनका कार्यकाल कितने का, सॉरी 66 कार्यकाल नहीं है, उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद भाग लेते हैं। इनमें कोई भी विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद या यूनियन टेरिटरी का सदस्य भाग नहीं लेता। 67 कार्यकाल 5 साल का होता है। उससे पहले मन करे रिजाइन देने का, बोले दे देंगे। किसको देंगे? बोले भैया राष्ट्रपति साहब को रिजाइन दे देते हैं। राष्ट्रपति जी किसको रिजाइन देते हैं? बोले उपराष्ट्रपति भैया को रिजाइन देते हैं। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों का। 68 क्या कहता है? 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद भैया कितने 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। आ रही है बात समझ में? 69 उन्हें शपथ कौन दिलाता है? बोले भैया उन्हें शपथ दिलाने का काम है या तो खुद प्रेसिडेंट या उनके थ्रू अपॉइंटेड कोई व्यक्ति उन्हें क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत यहां तक में? कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज और नोट करना यहां पर, जब हमने लिखा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो यहीं योग्यताएं लिख लो कि उपराष्ट्रपति बन कौन सकता है। योग्यताएं भी लिख लो, यहीं योग्यताएं लिख लो। योग्यताओं में भैया ये एडेड नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ चीजें मैं नोट करवाती हूं, तो प्लीज जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ खुद भी ऐड कर लेना। यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो क्वालिफिकेशन नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए। इनको भी क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक यानी इंडियन सिटीजन। सेकंड बात क्या है? एज इनकी भी 35 होनी चाहिए, 35 ईयर्स पूरी कर चुके हों ये भी, ठीक है। और तीसरी चीज क्या आती है? जैसे राष्ट्रपति जी के लिए था कि उनको लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, ऐसे ही इनके साथ है कि ये राज्यसभा RS का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। RS का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। चुने जाने की क्या रखते हो? योग्यता रखते हो। इतना मामला होना चाहिए। इतना मामला क्या होना चाहिए? इनका भी होना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर कभी भी अच्छा लो बेटा, मैं हट गई स्क्रीन के सामने से गुड्डा, ठीक है। अगर कभी भी साउंड में या इसमें दिक्कत आया करे तो निकल के बाहर भाग जाया करो और फिर वापस से क्लास में आ जाया करो। कई बार डेटा बफर कर जाता है आपका। सारी योग्यताएं सेम हैं, पर राष्ट्रपति जी के लिए क्या है कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, और उपराष्ट्रपति जी के लिए क्या है कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। एज वही है 35। कोई दिक्कत यहां तक में? हाँ, इतना बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, यहीं एक और बात रखो कि इनके लिए कितने प्रस्तावक चाहिए। तो याद रखना है, इनके लिए प्रस्तावक इनका नाम प्रमोट करने वाले या इनका नाम प्रपोज करने वाले कितने प्रपोजर चाहिए? प्रपोज करने वाले कितने प्रपोजर चाहिए? तो 20 चाहिए। और फिर कितने अनुमोदक चाहिए जो इनके नाम पे ऐसे हामी भर दें कि हाँ भाई इनको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए? वो भी 20 चाहिए, ठीक है। ये कितनी जमानत राशि जमा कराएंगे RBI में? ये भी 15,000 की ही जमानत राशि जमा कराएंगे। 15,000 रुपए RBI में ये भी इतने ही जमा कराते हैं जमानत राशि के तौर पर। कहीं कोई दिक्कत आई हो इतने में तो पहले ये बताओ, ठीक है। हाँ, अच्छा, इनको कितनी सैलरी मिलती है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति भैया को सैलरी मिलती है 4 लाख। इनकी सैलरी कितनी रहती है बेटा? तो याद रखना, ये कुछ एक चीजें बच्चों के मन में आती हैं इसलिए बता देते हैं। 4 लाख के करीब इनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। आ रही है बात समझ में? ये वाला मामला है इनका। चलिए, यहां तक होने के बाद, सब रिवाइज हो जाने के बाद, अब अच्छे से समझना है। आर्टिकल 69 शपथ हो गया कि इन्हें ओथ कौन दिलाता है, तो क्लियर हो गया, ये तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं या फिर वो किसको अपॉइंट करते हैं वो दिलाते हैं। ये दिमाग में रखना। आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 70 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि उन्हें राष्ट्रपति के कामों को करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को कई बार ऐसी
सिचुएशंस आएंगी कि राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ेगा। जैसे 10 दिन के लिए प्रेसिडेंट साहब का कंधा टूट गया, या 10 दिन के लिए प्रेसिडेंट साहब अपनी बिटिया की शादी में कनाडा चले गए। बिटिया कनाडा में ही डेस्टिनेशन या पेरिस में डेस्टिनेशन वेडिंग करना जा रही थी, तो चाह रही थी भैया बढ़िया पढ़ी लिखी बिटिया है, चले गए, तो वो भी 10 दिन के लिए गए। अब 10 दिन के लिए आप रॉयल इंटरवल नहीं करा सकते, राज अंतराल कभी नहीं आता, मैंने आपको बताया। तो ऐसे सिचुएशन में कि थोड़े से समय के लिए घूमने गए हैं या मरे नहीं हैं, खपे नहीं हैं, त्याग पत्र नहीं दिया है प्रेसिडेंट जी ने, तो भी वाइस प्रेसिडेंट साहब को क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट के कामों का निर्वहन करना पड़ता है। कुछ कैजुअलिटीज में, कुछ सिचुएशंस में, कुछ ऐसी इमरजेंसीज में जो सामने आ जाए। तो ये आर्टिकल 70 बताता है। आर्टिकल 71 कहता है कि अगर आपको लगता है कि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी तरीके की गड़बड़ी की है, तो फिर ऐसे में इस मुद्दे का सॉल्यूशन कहां होगा, ये मुद्दा डिसॉल्व कहां होगा? तो बात आती है ये मुद्दा डिसॉल्व होने के लिए जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 71 कहता है किसी भी तरीके का विवाद हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के किससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो कहां जाता है? तो वो केस सीधे जाता है कहां? वो केस सीधे जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं खेलूंगी रैपिड फायर तुम्हारे साथ, अब मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ रैपिड फायर यहां खत्म करने के बाद। तो ये जो तुम्हारी दिक्कत है कि दीदी हमें ये नहीं याद होते हैं क्या, ये जो तुम बोलते हो ना क्या आर्टिकल्स नहीं याद होते हैं, वो देखो अभी कैसे याद होंगे, फटाफट फटाफट। तो पहले तो ये बात याद रखना, उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रहती है, और ये जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पैसा मिल काहे रहा है वाइस प्रेसिडेंट साहब को? ये पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब, वही वाली बात है बेटा, तुम्हारी बिटिया को ब्याह के लेके गया दामाद, इस बात का पैसा नहीं है, वो तुम्हारे घर का दामाद है, इस बात का उसको पैसा देते हो तुम। उसका मान सम्मान वो इस बात का होता है, वो जो खड़े करके दरवाजे पे तुम उसका टीका करके चांदी का उसको वो देते हो, इसलिए नहीं है कि वो लड़की से विवाह करके उसका पति बनाए, इसलिए है कि वो तुम्हारे घर का दामाद है। तो बिल्कुल ऐसे ही उपराष्ट्रपति भैया को यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब को सैलरी जो मिल रही है वो वाइस प्रेसिडेंट की नहीं इसलिए मिल रही है क्योंकि वो किसके, राज्यसभा के चेयरपर्सन है, राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, योग्यता आपको पता ही है, भारत का नागरिक, 35 साल, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, और राष्ट्रपति भैया लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। ठीक है, प्रस्तावक 20, अनुमोदक अप्रूव करने वाले भी 20, जमानत राशि कितनी, 15,000। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले अब होगा रैपिड फायर राउंड। आ जाओ बेटा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आगे का मजा तभी है जब मेरी औलादें फट बताएंगी। मैं यहां छोड़ूंगी, तुम मुझे बताओगे कि कौन से आर्टिकल पर किस चीज के बारे में बात की गई है, या फिर मैं लिख देती हूं कि किस, ये वाली बात कहां है, तुम आर्टिकल लिखना है ना, तुम आर्टिकल लिखना। ठीक है, तो अब सबसे पहली मैं यहां लिखती हूं, सबसे पहला मैं लिखती हूं यहां पर, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति। नंबर 1 पर बताओ कौन सा आर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पर मैं कह रही हूं, नंबर 2 पर मैं कह रही हूं कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी में होंगी, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास, सारी शक्तियां संघ की कार्यपालिका की सारी पावर राष्ट्रपति भैया के पास होंगी, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भैया के पास होंगी। बताओ ये कौन सा आर्टिकल? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव का कोई भी विवाद, उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव के विवाद का निपटारा, विवाद यानी कोई डिस्प्यूट्स का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में। बताओ बेटा आर्टिकल कौन सा? ये 3 क्वेश्चन, अभी 3 ही लिखे हैं और लिख देती हूं। नेक्स्ट बताएंगे, हाँ नेक्स्ट बताएंगे, हाँ ठीक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताओ, कब से लेकर कब तक होता है? अभी अभी करा है तुमने। और बताओ मुझे उपराष्ट्रपति का चुनाव बताओ, या आर्टिकल्स बताओ एक बार में, मैं देखूं क्या क्या बता रहे हो। शाबाश। अच्छा, पहले से समझने की कोशिश करूं। पहले में 52 है, शाबाश। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 बता रहे हो, शाबाश मेरे बागड़ बिल्लों। कार्यपालिका की सारी शक्तियां 53 होगा, शाबाश। इसके विवादों का निपटारा, बहुत बढ़िया, 71, आर्टिकल 71 सुप्रीम कोर्ट में होगा, आर्टिकल 71। उपराष्ट्रपति का टेन्योर, हाँ 5 साल तो होगा काकाओ, आर्टिकल बता दो। शाबाश, क्या नाम है? हिमांशु मलिक। भाई लड़के ने दिल खुश कर दिया, इसने नंबर 1 नंबर 2 डाल के सारे आर्टिकल छापे हैं लड़के ने, बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6। ठीक है, अब यही मुझे बता दो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। उससे पहले रिजाइन दे सकते हैं। किसको देंगे रिजाइन गुड्डा? तो याद रखना रिजाइन देंगे किसको? रिजाइन देंगे राष्ट्रपति भैया को। उपराष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 66, लेकिन भाग कौन कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन भाग लेता है? 6 और 6 बराबर रहते हैं, तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? शाबाश, पीठ थपथपाओ अपनी अगर सोना ये तुम सही तरीके से कर पा रहे हो, इसे तुमने ढंग से बता दिया है, तो इसका मतलब रिवीजन बढ़िया चल रहा है, एग्जाम टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बताती हूं, वो मूवी देखी है तुमने? तुमने मूवी देखी होगी, शायद देखी होगी बेटा, बिल्कुल देखी होगी। एक मूवी आई थी, मैं नाम भूल जा रही हूं उसका, उसमें है ना इंस्पेक्टर ऐसे बोलता था जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, और उसमें अजय देवगन था और साथ में थी करिश्मा कपूर। अजय देवगन जो है वो मुंडी उड़ा देता है, दंगल करता है, मतलब सीखता है। अजय देवगन जो हीरो है उसकी बहन के साथ में रेप किया जाता है एक लोकल पहलवान और उसके मित्र के द्वारा, उसके शागिर्द के द्वारा। अजय देवगन की सरक जाती है, अजय देवगन सीखता है, फिर एक दिन भरे दंगल में वो मुंडी उड़ा देता है और जो उसकी प्रेमिका है वो भी गोली मार देती है। तो इस तरीके से आतंक को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन तुमने भैया इस खेल में आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि किसी को भी मारना, आप किसी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, आपने किसी को गोली मार दी, आपने किसी की मुंडी मरोड़ दी, तो ऐसे में फिर पकड़ के तुमको जेल लेके गए। तो ऐसे में मूवी की जो शुरुआत दिखाते थे, ये बचपन था हमारा, ये जो मूवी की शुरुआत दिखाते थे, मूवी का नाम नहीं पता मुझे, हाँ जिगर, आहा देखो ये आ गए जिगर वाले, दिल जले वाले, हाँ जिगर ही थी शायद। तो ऐसे में मूवी की जो शुरुआत होती थी वो दिखाते थे कि हीरो हीरोइन दोनों जने ऐसे हथकड़ियां पहन के उनको दिखाया जाता था राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए, और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में हेडलाइन दिखाते थे कि राष्ट्रपति जी ने उनकी मौत की सजा माफ कर दी, क्षमादान दे दिया। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आती थी इस तरीके से। फिर बैकग्राउंड में जाके दिखाते थे कि वो राष्ट्रपति जी के सामने बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं इतनी कम उम्र में तुम कैसे लटकाने जाने के मूड में आ गए हो, तुमने ऐसा क्या कांड करा है? तो वो कह रहे हैं हमने अन्याय के खिलाफ ये किया। वो फिल्मी डायलॉग जो बोलते हैं, हीरो को बुलवाए जाते हैं, हीरोइन को बुलवाए जाते हैं, हमने अन्याय के खिलाफ ये किया है, वो किया है। तब पहली बार मेरे दिमाग में आया कि गुरु राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इस कंट्री का बड़ा पावरफुल चीज है। बताओ यार, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी के आर्टिकल 21 की बैंड बजा के रख दी, और उसके बाद जाके भी अगर प्रेसिडेंट को लॉजिकल लग रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये हीट ऑफ द मूवमेंट हो गया, या ठीक है अन्याय का खात्मा करने के लिए ही किया, तो वो यार किसी की फांसी की सजा उसको भी माफ कर सकता है। मैंने कहा बड़ा पावरफुल आदमी होता है प्रेसिडेंट तो। ठीक है, तो यही हमें समझना है, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर समझनी है। अब क्या समझनी है गुड्डा? जुडिशियल पावर्स समझनी है, जुडिशियल पावर्स। अब देखो, न्याय देने का अधिकार किसका है बेटा? भारत के अंदर तो जुडिशरी का है, जजेस करते हैं ना, लेकिन अपने आप में राष्ट्रपति भैया भी जज हैं। तो मजाक नहीं समझना, जो बालक कह देते हैं राष्ट्रपति क्या है, कुछ नहीं है, कोई पावर अगले आदमी में दम है। आप ये देखो ना, जुडिशियल पावर है उसके पास। कैसी पावर है? जुडिशियल पावर है।
अब मैं बताती हूं 5 तरीके की जुडिशियल पावर रहती है राष्ट्रपति जी के पास। कैसी तरीके की? 5 तरीके की रहती हैं। आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखना आर्टिकल 72। जैसे आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का किसी भी तरीके का कोई विवाद हो रहा है उनके चुनाव से संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 72 से पावर्स की बात होती है राष्ट्रपति जी की कि उनके पास जुडिशियल पावर्स हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? उनके पास क्या है? जुडिशियल पावर हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब सारी 5 तरीके की जुडिशियल पावर न्यायिक शक्तियां बताऊंगी, पांचों की पांचों समझनी है, ठीक है अच्छे से, फिर मैं हट भी जाऊंगी ताकि तुम नोट कर पाओ। 5 तरीके की जुडिशियल पावर है। पहली को बोलते हैं पार्डन, क्षमा। पहली को क्या बोलते हैं? पार्डन, क्षमा। मतलब किसी भी दंड को पूरी तरह क्षमा कर सकते हैं। किसी भी दंड को पूरी तरह, मतलब समझ रहे हो, पूरी तरह क्षमा कर देने का अधिकार। पूरी तरह, हाँ बिल्कुल ठीक, पूरी तरीके से उसे क्या कर दे रहे हैं? निरस्त कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से उसे समाप्त कर दे रहे हैं। पूरी तरीके से मतलब अगर आपको 10 साल की सजा मिली थी, राष्ट्रपति जी ने टोटल उसको क्या करा दिया? क्षमा करा दिया। टोटल उसको क्या करा दिया? क्षमा करा दिया। किसी को, अजय देवगन को और उसकी जो हीरोइन थी उसको फांसी पे लटकाने की सजा मिल दी थी, लेकिन राष्ट्रपति जी ने क्षमादान दे दिया, यानी टोटल पार्डन कर दिया, पूरी तरीके से क्षमा कर दिया। बोले कोई भी नहीं, ये भी नहीं कि नहीं इनको एक काम करो फांसी पे लटकाने की जगह आजीवन कारावास दे दो, ना 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 ना, पूरी तरह खत्म मामला, क्षमा दे दिया। प्रविलंबन क्या है? रिप्राइव। प्रविलंबन यानी रिप्लाइव। इसमें हिंदी में ही क्लियर हो रहा है विलंब, ठीक है, विलंब यानी आपकी किसी सजा को अनिश्चित काल के लिए टाल दें कि हाँ बाद में बताएंगे, अभी नहीं दे रहे। विशेषकर मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस को या फांसी की सजा को अनिश्चित, कि अभी नहीं दिया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाए। मुझे लगता है रिप्राइव या प्रविलंबन सबसे ज्यादा खतरनाक सजा है। ये राष्ट्रपति जी की पावर बेशक है, लेकिन सपोज करो मुझे पता हो, मैंने मुंडी उड़ाई है किसी की, या मैंने किसी को गोली मारी है, अब मुझे पता है कि गुरु तुमने जघन्य अपराध किया है। जैसे वो अभी हम सब ने वो वाला मुद्दा सुना था ना, वो श्रद्धा मर्डर केस है ना, तो क्या नाम था उसका? आफ्ताब लड़के का। अब जैसे उसने बिल्कुल विभत्सता की हद कर दी, मतलब विभत्सता की हद तो है ही यार, तुमने किसी लड़की को काट डाला, काटने के बाद तुम वहां पे बैठ के दारू पी रहे हो, खाना खा रहे हो, फिर तुमने उसे फ्रिज में रखा। प्लानिंग देखो तुम्हारी, तुमने जाके उसको मर्डर करने के बाद उसके पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंका, फिर तुमने एक और नई गर्लफ्रेंड बनाई, उस पर अपने टेंडर पेंडर जिस पे भी बनाई तुमने, फिर तुम उसके साथ वहीं, तुम्हें पता है कि वहाँ डेड बॉडी रखी हुई है, वहाँ तुम उसके साथ किसी और लड़की के फिजिकल रिलेशन में, मतलब ऊपर का माला कुछ तो गड़बड़ होगा ना अगले आदमी का। अब ऐसे में सपोज करो कि आफ्ताब को, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि अब जब डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा या मृत्युदंड दिया जाता है तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है। किसमें? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ये कब से शुरू हुआ भारत के अंदर? एक केस हुआ था सज्जन सिंह का केस। सज्जन सिंह ने पहले अपनी बहू मार दी और 14 साल की सजा काटने के बाद जब अपने छोटे भाई के घर गया तो उसकी हरकतें देख के उसकी पत्नी ने कहा होगा छोटे भाई की ने कि यार देखो क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, ये आदमी यहाँ घर आना चाहिए, बच्चे क्या कहेंगे कि ये देखो हमारा ताऊ ऐसा अपनी बीवी मार दी, जेल में रह के आया। उसकी मेंटलिटी देखो कि वो आदमी इस बात से चिढ़ गया और जब उसके ही घर के उसका छोटा भाई और छोटे भाई की वाइफ बाहर कुछ सामान लाने के लिए गए तो उसने उनके 3 बच्चों को मार डाला भाई साहब। उसके बाद फिर मुद्दा चला कि फांसी की सजा कैसी सिचुएशन में होनी चाहिए, क्या कि कोई किसी को मार डाले तो तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए या दुर्लभतम केसों में होनी चाहिए, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। तब से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस वाला मामला चलता है कि जिसमें खुद मतलब ये समझ लो जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लग जाए या हाई कोर्ट को ये लगने लग जाए कि इससे ज्यादा तो तौबा तौबा वाला मर्डर कोई हो ही नहीं सकता था, मतलब हीनियस हो,
इतना जघन्य के लगने लगे यह आदमी होने की सारी हदें पार कर चुका है, इस राक्षस को लटकाना ही बेहतर है, तब मौत की सजा दी जाती है, वरना आजीवन कारावास दिया जाता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है। खैर ये तो मैंने तुम्हें कहानी बताई, याद रखना ये सज्जन सिंह केस से हुआ है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही फांसी मिलेगी, डेथ सेंटेंस मिलेगा। अब सुनो, अब मुझे जैसे पता है, जैसे आफ्ताब को पता है कि इसको लटकना है ना, सेंटेंस आ जाए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था और बेटा तू तो लटकेगा। अब ऐसे में इसने रिक्वेस्ट डाली, किधर डाली रिक्वेस्ट, ऊपर ये पता, जब सुप्रीम कोर्ट से खेल हो जाएगा तो इसका वकील क्या कहेगा कि तू एक काम कर, तू राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख, किसके लिए, ताकि वो अपनी जुडिशियल पावर का यूज करें, और पहली बार में तो क्या करवाएगा, क्षमादान करवाने के लिए कहेगा कि तू माफी मांगने के लिए क्या है कि तो हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया था और तेरा क्षमादान कर दें, वो नहीं करा। सपोज करो राष्ट्रपति जी ने उसे रिप्राइव कर दिया, प्रविलंबन में डाल दिया, यानी कहा कि अभी मत लटकाओ, बाद में बताएंगे, रोज मरने जैसी सिचुएशन है उसकी। पूछो क्यों, क्योंकि एक दिन मुझे ये पता हो कि आज मेरे को मरना है, तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूंगी, कुछ तो कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि कल आ सकती है, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, कल मेरे लिए खबर आ सकती है लटका दो गार्गी को, परसों आ सकती है लटका दो गार्गी को, उसके बाद आ सकती है लटका दो गार्गी, और अरे भैया मेरा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा, जब तक मेरे को लटकाओगे नहीं तब तक तो मुझे रोज लगेगा मैं लटकने वाली हूं, तब तक तो मुझे क्या लगेगा, रोज लटकने वाले हैं। तो आदमी को ना यहां बैंड बजती है, यहां दुख 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 ज्यादा है। प्रविलंबन, रिप्राइव, राष्ट्रपति किसी भी दंड को, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देते, मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक काम है। विराम क्या है, रिस्पाइट, विराम, विराम का मतलब कोई विशेष परिस्थिति है तो दंड को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, विराम कर सकते हैं कि नहीं अब इसका सजा को कम कर दो। जैसे गर्भवती महिला है, ठीक है, उसकी सजा थी 10 साल का आजीवन कारावास, क्या थी, 10 वर्ष का आजीवन कारावास। अब भैया कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आजीवन कारावास, तो भैया मानवता के उस पर भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, तो राष्ट्रपति जी ने विराम, रिस्पाइट का यूज करते हुए उसके 10 वर्ष के आजीवन कारावास को किस में डाल दिया, 5 वर्ष के आजीवन कारावास या 2 वर्ष के आजीवन कारावास, या राष्ट्रपति जी ने उसे 5 वर्ष का नॉर्मल कारावास दे दिया, 5 वर्ष के कारावास, ठीक है, कारावास, ठीक है। 10 वर्ष का होता तो आजीवन कारावास कैसा होता, आजीवन कारावास को राष्ट्रपति जी ने 5 वर्ष के कारावास में बदल दिया। आ रही बात समझ में, तो अंतर समझना, तुमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, बाकी ज्यादा बातें नहीं करनी है कि राष्ट्रपति जी को चिट्ठी कैसे लिखनी है, राष्ट्रपति जी को डायरेक्ट चिट्ठी लिख सकते हैं, वो तुम्हारा वकील बताता है। ईश्वर ना करे तुम्हें कोई चिट्ठी लिखनी हो, तुम्हें नहीं लिखनी है चिट्ठी, ठीक है, चिट्ठी चिट्ठी तुम्हें नहीं खेलनी है, तुम चुप बैठ जाओ, चिट्ठी रोबो बैठ जाओ, ठीक है, ध्यान ध्यान से समझना। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है जो एग्जाम में आ जाए, चिट्ठी कैसे लिखनी है ये कोई, इसका कोई तुम्हें क्लास नहीं मिल रही है, चुप बैठो। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति जी के पास 5 तरीके की जुडिशियल पावर, पहली है पार्डन, क्षमा, जिसमें हर तरीके के दंड को माफ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी। दूसरी क्या है, प्रविलंबन, रिप्राइव, जिसमें राष्ट्रपति जी किसी भी दंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, स्पेशली डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक, लेकिन ये तिल तिल कर मरने के बराबर है। विराम, रिस्पाइट, विशेष परिस्थिति होंगी तब राष्ट्रपति जी दंड को कम कर देंगे, जैसे कोई महिला गर्भवती है उसको कम कर दिया जाएगा उसकी सजा को, किसी व्यक्ति को जेल के अंदर ही पैरालिसिस हो गया है तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा, इस तरीके की चीजें विशेष परिस्थिति में। फिर आता है परिहार, क्या आता है, परिहार, परिहार, परिहार का मतलब क्या है, रिमिशन, परिहार का मतलब है रिमिशन, दंड के रूप को कम करना, बदले सजा, सॉरी, दंड के रूप को कम कर, अरे दंड के रूप को बदले बगैर सजा को कम कर देना। जैसे दंड के रूप को बदले बगैर सजा को कम कर देना, एग्जाम्पल क्या है, आजीवन कारावास को, आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था, आजीवन कारावास है ना, आजीवन कारावास यानी आजीवन कठोर कारावास था आपको, लाइफ इंप्रिजनमेंट था पूरे जीवन भर का, लाइफ इंप्रिजनमेंट, या पूरे जीवन भर आपको क्या करना था, कठोर तरीके से आपको मेहनत मजदूरी पत्थर तोड़वाने थे पूरे जीवन, तो उसको इसका रूप नहीं बदला कि 2 साल की सजा कर दो, है ना,
वो कठोर कारावास अभी भी कठोर कारावास ही है आजीवन, बस पूरे जीवन भर की जगह उसे 10 वर्ष का कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे? परिहार कहेंगे, इसे कहेंगे रेमिशन। आपने सजा के रूप को नहीं बदला, बस आपने उसे कम कर दिया। आपको 20 साल की कठोर कारावास मिला था, आपने उसे 10 साल का कर दिया। आपको जीवन भर का कठोर कारावास मिला था, आपने उसे 10 साल का कर दिया, 5 साल का कर दिया। फिर आता है कम्यूटेशन यानी लघुकरण। लघुकरण, इसमें दंड का रूप बदल दिया जाता है और फिर सजा को कम करा जाता है। इसमें दंड का रूप बदल देते हैं, जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना, यानी डेथ सेंटेंस को आपने किस में बदल दिया? लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया। तो सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात बेटा कल करवा दिया मैंने पीडीएफ, ठीक देखो आप, ठीक है, कल मैंने वो पीडीएफ ठीक करवाया था। मैंने वो देखा था कि डीपीएसपी वाला उठा के भैया जी ने उसमें डाल रखा है, मौलिक अधिकारों वाले में, और मौलिक अधिकार वाला उधर डाल रखा है ना। कल मैंने ठीक कराया था। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 बिट्टू सिर्फ ये कहता है कि सुई भी अगर इधर से उधर होती है संसद में तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर चलेंगे, कि संसद की सारी, संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। प्रेसिडेंट साहब कह देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 74 में ही मैं तुम्हें बता दूंगी, प्रेसिडेंट साहब की टुच्ची भर भी औकात नहीं है। 74 ही कह देता है कि राष्ट्रपति जी जो भी काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे। हो गई बेइज्जती राष्ट्रपति भैया की, 2 मिनट में ही खेल खत्म। ठीक है, मेरे साथ फिर से समझो। क्षमा यानी पार्डन का मतलब है किसी भी दंड को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। फिर बात आती है आपके प्रविलंबन, जिसे आप रेप्राइव बोलते हो, विशेष करके डेथ सेंटेंस पे अस्थायी रोक लगा देना। कब तक लगी है पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विराम, जिसे आप रिस्पाइट बोलते हो। इसमें विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर देते हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है या किसी को पैरालिसिस हो गया तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा विशेष परिस्थितियों में, तो इसे विराम या रिस्पाइट कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है परिहार, जिसे रेमिशन कहते हो। इसमें आप सजा जो है, आपका जो दंड मिला था उसका रूप नहीं बदलोगे, लेकिन सजा को कम कर दोगे। रूप वही रहेगा, जैसे 20 साल का आपको कठोर कारावास मिला था तो वो 10 साल का कर दिया, इतना कर दिया, लेकिन है कठोर ही। पत्थर तोड़ो, ईंटें तोड़ो और काम करो, कठोर कारावास है। यूं नहीं है कि 10 साल काट के आ जाने, किताब में पढ़ लो लाइब्रेरी में और भाग के आ जाओ, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है भैया। उसके बाद लघुकरण, कम्यूटेशन, उसमें क्या कर दिया जाता है? दंड का रूप ही बदल दिया जाता है, जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये है आर्टिकल कौन सा? 72। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 72। पहले इतना तुम अपने आराम से दिमाग में बिठा लो, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो तुम्हें लगता है ना मृत्युदंड कैसे माफ होता है, मृत्युदंड के लिए जा रहे चिट्ठी राष्ट्रपति जी को नहीं देनी है, ये पहले होम मिनिस्ट्री को जाती है। ये चिट्ठी जो जाती है ना, मृत्युदंड को माफ कर दो, है ना, क्षमा कर दो, पार्डन कर दो, टोटली खत्म कर दो, तो ये पहले चिट्ठी जाती है कहाँ पे? ये चिट्ठी जाती है होम मिनिस्ट्री के पास। फिर होम मिनिस्ट्री उनमें से चिट्ठियों को देखती है कितनी ठीक हैं, उन केसेस की जांच करवाती है कि क्या केसेस हैं जो ये चिट्ठी आई है वकील के थ्रू। तो फिर उसके बाद देख के जिसको होम मिनिस्ट्री हरी झंडी देगी वही मामला पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास। बाकी चिट्ठियां भी नहीं पहुंचती हैं सारी प्रेसिडेंट साहब के पास। होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि हाँ ये केस वैलिड लग रहा है, ये बात वैलिड लग रही है, इनके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम करवा दिया जाए। आ रही है बात समझ में? ये मुद्दा है। थोड़े समय पहले एक पंजाब में जो रेप केस हुआ था उसके लोगों को फ्री कर दिया, सॉरी गुजरात में जो रेप केस हुआ था उसके लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से फ्री कर दिया गया। और यूपी गवर्नमेंट बोल रही हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट की बड़ी थूथू हुई है। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, ज़रा न्यूज़ में देखना। तो इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है? होम मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो पता होना चाहिए आपको कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन जाएगी, ठीक है। आ जाओ, चलो इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। 72 समझ में आया, प्रेसिडेंट की पावर्स समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत? हाँ मैम, राष्ट्रपति ने कोई अपराध किया हो तो उन्हें सजा कैसे दिया जा सकता है? दीपांकर पूछ रहे हैं, बढ़िया प्रश्न है बेटा। राष्ट्रपति ने कोई भी सजा मतलब कांड किया है
जब तक वो प्रेसिडेंट के पद पर है ना, तब तक तो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज करो राष्ट्रपति साहब ने एक दिन घर में लड़ाई में अपनी पत्नी को पीट दिया। अब पत्नी ने तुरंत जाके क्या कर दिया, पत्नी ने तुरंत जाके जो लोकल पुलिस थाना था वहां अपने खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डाली, एक एफआईआर करवाई। राष्ट्रपति साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मैं आपको बता दूं, एफआईआर के लिए, क्योंकि वो जिस पद पर हैं उस पद पर इस तरीके के किसी भी अपराध के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब वो अपने पद पर नहीं हो तब इस एफआईआर के बेसिस पर उनमें लठ तोड़े जाएं, जैसे उनको ट्रीट किया जाता है वैसे उनको किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन उस समय नहीं किया जाएगा, लेकिन उस समय नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। हाँ, जेल में अपराधी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका आजीवन कठोर कारावास है तो उसमें भी आपको काम करने का पत्थर तोड़वाए जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ भी कल्चरल या अपना खुद का एनरिचमेंट काम करने के लिए समय दिया जाता है। तो कुछ लोग पढ़ते भी हैं। मेरे फादर थे जुवेनाइल में, जुवेनाइल जानते हो, बाल बंदी सुधार गृह में, उसमें टीचर थे मेरे पापा। तो बाल बंदी सुधार गृह में जो कम उम्र के बच्चे हैं 18 साल से, उन्होंने कोई अपराध कर दिया, अब अपराध कर दिया तो उनको शिक्षा तो दी जाए ताकि 18 साल के बाद जब वो वापस समाज में जाएं तो थोड़ा सा पढ़े लिखें, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। तो हम भी जाया करते थे ऐसे जेल में, पापा के संग विजिट करने चले जाते थे। तो वो पूरा ध्यान रखा जाता है, बाकायदा उन्हें पढ़ाया जाता था, उनका क्लास का टाइम टेबल होता था, फिर वो कुछ ना कुछ दरी बनाते थे, हैंडवर्क हैंडीक्राफ्ट भी सिखाया जाता था। और फिर अगर पास करके अपने 10th के 12th के एग्ज़ाम, आपको पूरा बाकायदा वो मिलता है, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने कहाँ से इसको 10th को पढ़ा है, कहाँ से आपने 12th करा है। तो पढ़ाया तो जाता है, एजुकेशन अगर कोई लेना चाहे बिल्कुल मिलेगी। वो एक वेब सीरीज़ आई तो थी 10वीं, किसकी थी ये, अभिषेक बच्चन की, मूवी वगैरह जो भी थी बढ़िया थी, अच्छा कंसेप्ट था, समझाया गया कि किस तरीके से जेल के अंदर भी व्यक्ति पढ़ सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब सुनो, अब मुद्दा एक आ रहा है, इतना समझ लो पहले आप अच्छे तरीके से। अब एक बालक मुझसे ये कह रहा है कि आर्टिकल 73 रह गया मैम, ठीक है ना, आर्टिकल 73 रह गया मैम, सीधे 74 पे आ गए। तो आर्टिकल 73 को मारो गोली, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको हटा दो, ठीक है, इसलिए उसको हटा दो। बेटा वो महाभियोग का एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। वो महाभियोग तब लगेगा जब संसद चाहेगी, और इस बात पे महाभियोग नहीं लगेगा, इस बात पे महाभियोग नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में, ये बात याद रखना, इस बात पे महाभियोग नहीं लगेगा, ठीक है। आ रही बात समझ। उनकी पत्नी को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, वो वहां से चली जाएंगी, डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं मिलेगी। नोटिस आ सकता है कि आप अपने पद पर रहते हुए अपनी पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उनको एफआईआर नहीं होगी, उनको जेल नहीं जाया जाएगा, उनको जेल नहीं लेके जाया जाएगा। आ जाओ, आर्टिकल 74 यहीं आते आते सारी बेइज्जती कर देता है किनकी, राष्ट्रपति भैया की। क्यों कहते हैं राष्ट्रपति क्या यार, कि अपने पावर पूरी उनके हाथ में है, कार्यपालिका की, सारे काम वही करेंगे, सारा पावरफुल आदमी वही है। आर्टिकल 74 उस गुब्बारे में ऐसे करके ऐसे पिन मारता है, क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जो भी काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, यानी उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो अच्छे तरीके से? अच्छा साहब, इमरजेंसी कब लगी थी देश में? जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी अपने फायदे के लिए, वो लगी थी 1975 से 76। कहानी है भाई, मजा आएगा, ध्यान से सुनो। वो लगी थी 1975 से 1976। अब इंदिरा गांधी जी को लगा लोग किरकिरी कर रहे हैं, भैया बात तो हो ही रही है कि कोई देश में आंतरिक गड़बड़ी नहीं है, इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कर दिया है, इमरजेंसी लगा दी है। और उधर राष्ट्रपति साहब सोते से उठकर उनने साइन कर दिए हैं। तो ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो राष्ट्रपति जी अपनी पावर का यूज करने लगे और संसद के बाकी सांसद मेरे खिलाफ चले जाएं। तो ऐसे में बहुत चालाकी करते हुए इंदिरा गांधी जी ने 42वां संशोधन किया। समय देखना कब हो रहा है बेटा, 42वां संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है, 1976 में, यानी इमरजेंसी अभी भी लगी हुई है। और इसमें यह कह दिया कि राष्ट्रपति जी
राष्ट्रपति जी किसकी, पीएम और उसकी काउंसिल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। बोले इनने जो सलाह दे दी उसे मानना ही मानना है राष्ट्रपति जी को। बता, सोचो, राष्ट्रपति की पावर भी निचोड़ दी उस औरत ने। ठीक है, राष्ट्रपति जी पीएम और उसकी काउंसिल की सलाह मानने के लिए बाध्य, काउंसिल की सलाह मानने के लिए बाध्य, सलाह मानने के लिए बाध्य। समझ रहे हो बेटा? हाँ ठीक है, ये कह दिया कि नहीं भैया, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो कहा है वो मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति जी को। अब इमरजेंसी हटती है, इमरजेंसी हटी 1977 में। उसके बाद इस बात को हटाने के लिए फिर 44वां संशोधन किया गया 1978 में, और कहा गया कि अगर कोई भी प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कहा जा रहा है राष्ट्रपति के बाद, तो फिर भैया राष्ट्रपति जी एक बार लौटा सकते हैं। कितनी बार? कम से कम एक बार लौटा सकते हैं कि इस पर दोबारा विचार करिए। लेकिन अगर वही प्रपोजल दूसरी यात्रा में, यानी दूसरी बार राष्ट्रपति जी के बाद पास आएगा, तो वो उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। मेरी बात समझ पाए? मेरी बात समझ पाए? हाँ बेटा, महाभियोग इंपीचमेंट से ही प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। आपने पढ़ा तो था, इंपीचमेंट आर्टिकल 61, इंपीचमेंट से ही तो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ आ रही बात समझ में? आ जाओ। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये यहां पर इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति जी की पावर को भी कम कर दिया। मतलब जितने समय तक देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया, 42वां संविधान संशोधन किया 1976 की, प्राइम मिनिस्टर किसकी, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सारी सलाह मानने के लिए बाध्य है। एक बार भी नहीं लौटाएंगे, चुपचाप मुंडी नीचे करके साइन करो, ऐसा वाला मामला कर दिया। फिर जब सरकार हारी, इमरजेंसी हटी, उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं यार, जो सलाह मिली है उसे एक बार लौटा सकते हैं प्रेसिडेंट जी, और कह सकते हैं पुनर्विचार करिए। यानी आप एक बार दोबारा से इसको रीथॉट में लेके आइए, इस पे पुनर्विचार करिए कि आप जो सलाह दे रहे हो उससे देश का नुकसान ना हो। लेकिन अगर फिर भी देखो, आज भी यही है, राष्ट्रपति जी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को सिर्फ एक बार लौटा सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा अगर वही एडवाइस आती है सेकंड टाइम में, सेकंड विजिट में, तो राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य हैं। अब बताओ क्या पावर है बेचारे के पास है? आर्टिकल 53 का तो सारी पावर राष्ट्रपति पे, 74 यूं पिन मार देता, कह देता कुछ नहीं है तेरे पास। असली कौन चला रहा है? प्रेसिडेंट को चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहुंच जाते हैं लेके, सर यहां पे सिग्नेचर करने, सर ये वाली चीज ऐसे होनी है, फिर मानना पड़ता है अगले आदमी को। आ रही बात समझ में? हाँ ठीक है बेटा, 42वां हुआ था और फिर ये जो चेंज आया वो 44th नंबर पे आया। ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ प्रियांशी, हुआ क्या था, ये कहानी बड़ी रोचक है। इमरजेंसी लगने का कारण क्या था कि पंजाब में हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक केस चला था कि इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज किया है अपनी पावर का और वो गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। तो उस केस को इंदिरा गांधी जी हार गई थी, और उस केस को हार जाने का ये रिजल्ट था कि ये रिजल्ट निकलने वाला था कि इंदिरा गांधी जी को अपने पद को त्यागना पड़ता, यानी इंदिरा गांधी जी की कुर्सी चली जाती। तो कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने तुरंत ही देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। अब जब इमरजेंसी लग गई तो फिर गए सारी चीज़ें साइड में। तेज दिमाग की लेडी तो थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तेज दिमाग की लेडी थी भाई। आ जाओ, यहां तक समझ में आई अच्छी तरीके से? आर्टिकल 72 समझ में आया?
आर्टिकल 74 कि राष्ट्रपति जी जो भी काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं, और एडवाइस को आज के समय पे कितनी बार लौटा सकते हैं? सिर्फ एक बार। दूसरी बार में वही अगर एडवाइस वापस आती है तो प्रेसिडेंट साहब को वो एडवाइस माननी पड़ेगी। ये कब से हुआ? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 से हो रहा है। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? हाँ ठीक है। हाँ बेटा देखो विपुल, 43वें संशोधन में क्या हुआ कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये देखना है 42 के बाद 44 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजें देखो, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। तुम्हारी जॉब इसलिए नहीं लगेगी कि तुम्हें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, तुम्हें जितना प्रिसाइज एग्जाम के काम से पकड़ते हुए चीजें जहां से क्वेश्चन बने वो सारी चीजें पढ़नी है। आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ाना है मुझे आपको। आ जाओ, आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो बोले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति भैया, और फिर प्राइम मिनिस्टर जी चिट्ठी लेके पहुंचेंगे कि सर ये मेरा लिस्ट है, इन इनको मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना रहा हूं, इन इनको मैं स्टेट मिनिस्टर बना रहा हूं, तो इनके को आप इनको भी नियुक्ति कर दो, इनको भी अपॉइंट कर दो। तो आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर को शपथ जो दिलवाते हैं वो राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी जो मिनिस्टर्स की ग्रुप है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो भी कौन करते हैं? वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन वो किसका परामर्श पर करते हैं? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति जी ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते, सॉरी हाँ, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है तो वो आदमी ये डिसाइड करता है कि उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसकी मंत्री परिषद में कौन कौन किस किस पद पर होगा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर की परामर्श पर, उनकी एडवाइस पर राष्ट्रपति जी अन्य मंत्रियों की, अन्य मिनिस्टर को भी नियुक्त करते हैं। अब इसका मतलब राष्ट्रपति जी किसी को भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? तो मैं कहूंगी हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से समझने की बात है। जनरली प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। जनरली प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, यानी जिसको लोकसभा में सबसे ज्यादा, जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य चुनेंगे अपने में से कि इनको हम बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सपोज करो पार्टी एक थी, है ना, जैसे मैं बताती हूं शालिनी, है ना, शालिनी को मिले, शालिनी की पार्टी को मिले 545 में से शालिनी की पार्टी को मिले 230 वोट। देखते चलना, ठीक है, देखते चलना, ध्यान से सुनो। 545 में से शालिनी की पार्टी को मिलते हैं, हाँ अभी क्लास खत्म करा रहे हैं, घबराओ मत, शालिनी की पार्टी को मिलते हैं 230 वोट, ठीक है। अब एक बात बताओ, 230 क्या 545 का जस्ट हाफ प्लस 1 है। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसे 230 मत दिलवाओ, हाफ प्लस हाफ तो पहुंचा नहीं है, हाफ नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ ये जो यूपी बॉय वाला बच्चा है, इसको मिले हैं 220 वोट, इसकी पार्टी को मिले 220 और शालिनी की पार्टी को मिले 230। तो इस तरीके से 500 वोट इन दोनों के बीच में आ जा रहे हैं, 500 नहीं 450 वोट इन दोनों के बीच में आ जा रहे हैं, और बाकी बचे हुए अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हैं, ठीक है, बाकी लोगों को, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिले हैं। अब 50%, 545 का 50% कितना होना चाहिए था? 250 से ऊपर। किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है? नहीं मिली है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या कहा जाएगा? इस पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाएगा, शालिनी की पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाएगा, और इससे कहा जाएगा कि भाई आप बताओ आप कब तक बहुमत साबित कर सकते हो, क्योंकि चुनाव बार बार नहीं होते हैं। अगर किसी को क्लियर वो नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो दोबारा चुनाव तो होंगे नहीं। तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर जो हैं वो राष्ट्रपति जी को भी इन्फॉर्म करेंगे। राष्ट्रपति जी सबसे पहले इनको मौका देंगे, शालिनी को, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा वोट है। तो राष्ट्रपति जी कहेंगे बताओ आपको कितना समय चाहिए कि आप मेजॉरिटी शो कर सको कि आपको सपोर्ट में आधे से ज्यादा एमपीज हैं।
अब शालिनी कहेंगी कि मैं 10 दिन में मेजोरिटी साबित करूंगी। फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट यानी उन्हें उस दिन दिखाना होगा सदन के अंदर वोटिंग करा के कि मेरे को है ना 260 से ज्यादा लोग या 270 के करीब लोगों का समर्थन है मुझे। तो अब वो किसी से भी चाहे खरीदें बेचें कुछ भी करें, अपना जुगाड़ तुगाड़ बना के शालिनी जी ये कर लेंगी। अगर शालिनी जी फेल हो जाती हैं तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यूपी बॉय की थी, इसको मौका मिलेगा कि तुम करो भाई, ये तो नहीं कर पाई, मेजोरिटी शो नहीं कर पाई, तो यूपी बॉय दिखाएगा, अगर कर लेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। दोनों में से कोई नहीं कर पाया तो क्या चुनाव दोबारा करवाने? नहीं। फिर कहा जाएगा कि यार मिली जुली सरकार बना लो, आपस में मिलके बना लो, चाहे क्योंकि चुनाव कराने में देश का बहुत पैसा लगता है, तो नहीं चाहा जाएगा कि दोबारा चुनाव हो। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो प्रेसिडेंट साहब अपनी खुद की विवेक से, अपनी खुद की बुद्धि से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, बशर्ते शर्त होगी कि उस इंसान को 6 महीने के अंदर अंदर, नोट करिएगा, 6 महीने के अंदर अंदर संसद के अंदर मेजॉरिटी साबित करनी होगी। तो प्रेसिडेंट साहब अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर सदन में मेजॉरिटी शो कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ गए? अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल करेंगे। चलो राधे राधे, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा यूपी बॉय, आर्टिकल 73 से कुछ नहीं आता, घबराओ मत। और ये नहीं पूछा जाता कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है।